क्या एक नेशनल पार्टी जम्मू और कश्मीर के एक दूर दराज आदिवासी हलके का दिल जीत सकती है? चलिए आज कोकरनाग के चुनावी मैदान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां के आंकड़े और लोगों की भावनाएं मिलकर क्या कहानी गढ़ती हैं। देखिए, सियासत में नक्शों पर लकीरें खींचना तो बहुत आसान होता है। असली काम है लोगों के दिलों में उतरना, और कोकरनाग में जीत का रास्ता वो वहां के लोगों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और उनकी तहजीब की गहरी समझ से ही होकर गुजरता है। और बस यही आज हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। इससे वोटों का हिसाब किताब नहीं है, ये एक बड़ी सोच, एक नेशनल आइडियोलॉजी और जमीनी हसरतों के बीच एक पुल बनाने का हुनर है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं, सिर्फ एक नंबर जो शायद पूरी कहानी कह देता है। 7.26%। हाँ, 2024 के चुनाव में कोकरनाग में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ इतना था। अब ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये एक आईना है। ये दिखाता है कि रास्ता अभी कितना लंबा है, लेकिन ये चुनौती के साथ साथ एक बहुत बड़ा मौका भी है। तो उस नंबर के पीछे की हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए हमें कोकरनाग की जमीन पर उतरना होगा। चलिए उस इलाके के भूगोल, वहां के समाज और अर्थव्यवस्था को थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि सियासत की फसल इन्हीं जड़ों से उगती है। तो कोकरनाग की तस्वीर कैसी है? सोचिए, एक ग्रामीण इलाका जहां लोगों की जिंदगी टूरिज्म और खेती-बाड़ी पर टिकी है। यहाँ की आबादी में ज्यादातर गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी हैं। समाज में अपने कबीले को लेकर एकता की भावना बहुत मजबूत है। और हाँ, करीब 70% नौजवान पढ़े लिखे हैं जो बदलाव चाहते हैं। 2024 में यहाँ लगभग 91,280 वोटर थे। यही सामाजिक ताना बाना है जो वहाँ की सियासत की दशा और दिशा तय करता है। तो जमीन की नब्ज तो हमने समझ ली। अब आते हैं 2024 के चुनावी नतीजों के उन ठंडे सख्त आंकड़ों पर, क्योंकि दिन के आखिर में डेमोक्रेसी का खेल इन्हीं नंबरों से जीता या हारा जाता है। हार का मार्जिन 6,162 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 6,162 लोगों की कहानी है जिनकी उम्मीदों तक पहुंचने में शायद कोई कमी रह गई। ये वो फासला है जिसे भरना जरूरी है। और इस फासले को भरने का मतलब क्या है? इसका मतलब है करीब 12,000 वोटों का स्विंग हासिल करना। सोचिए जरा, 12,000 वोटरों का भरोसा जीतना, ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, और इसके लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी और जी तोड़ जमीनी मेहनत चाहिए होगी। ये डैशबोर्ड 2024 चुनाव की पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, कुल वोटर थे 91,80,000। इनमें से करीब 63% लोगों ने वोट डाला। बीजेपी को मिले 4,173 वोट, यानी सिर्फ 7.26%। और जीतने वाली पार्टी जेकेएनसी को मिले 31.23% वोट। ये आंकड़े बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें पहुंचना कहाँ है। तो सवाल उठता है कि ये नौबत आई कैसे? अब वक्त है हार की वजहों का ईमानदारी से पोस्टमार्टम करने का। देखिए, यहाँ मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी की कमियों को समझना है, ताकि आगे का रास्ता साफ हो। अगर कोकरनाग का चुनावी इतिहास देखें तो वो एक बहती नदी जैसा है, कभी एक किनारे कभी दूसरे। 1983 में जेकेएनसी का दबदबा था, तो 87 आते आते कांग्रेस की ऐसी लहर चली कि सब बह गया। 90 के दशक में हालात खराब हुए, वोटिंग कम हुई। फिर 2008 के बाद वोटर फिर बाहर निकले और पीडीपी एक नई ताकत बनकर उभरी। मतलब साफ है, कोकरनाग का वोटर किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं है। उसकी वफादारी मुद्दों और वक्त के साथ बदलती रहती है। तो अब देखते हैं कि पार्टी के पास ताकत क्या है और कमजोरी क्या। एक तरफ मजबूत नेशनल लीडरशिप और सेंटर से मिलने वाले रिसोर्स, ये सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर मजबूत कैडर और एक भरोसेमंद लोकल चेहरे की कमी, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। नया एसटी रिजर्वेशन एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन अगर एनसी-पीडीपी एक हो गए या फिर गुज्जर पहाड़ी समुदायों के बीच कोई तनाव पैदा हुआ, तो ये सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। ठीक है, एनालिसिस बहुत हो गया। अब बात करते हैं समाधान की। बीमारी पता चल गई है, अब इलाज की जरूरत है। और कोई भी रणनीति बनाने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हर नागरिक के सम्मान और उसकी आवाज से जुड़ा है। हमारे संविधान की बुनियाद भी यही है कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है, और सार्वजनिक जीवन में हर बात पूरी जिम्मेदारी से कही जानी चाहिए। सच्ची राजनीति इसी सम्मान की रक्षा करती है।
इस स्ट्रैटेजी को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं, मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम। पहला चुनावी मोर्चा, यानी सही कैंडिडेट, सही साथी और एक ऐसा मैनिफेस्टो जो सीधा लोगों के दिल में उतरे। दूसरा संगठन का मोर्चा, यानी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम। तीसरा नैरेटिव, यानी विकास की कहानी को देश की तरक्की से जोड़ना। और चौथा रिसोर्स का मोर्चा, यानी कैंपेन को जीतने के लिए जो भी जरूरी हो वो मुहैया कराना। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर काम नहीं करती। इसकी असली परीक्षा तब होती है जब ये लोगों की जरूरतों और उनकी शिकायतों से जुड़ती है, क्योंकि सियासत का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की तकलीफें दूर करके एक बेहतर गवर्नेंस देना है। तो कुकरनाग के लोगों की असल चिंताएं हैं क्या? सबसे बड़ी चिंता है नौजवानों के लिए रोजगार। रुके हुए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को देखकर उनमें निराशा है। खराब सड़कें, आती जाती बिजली और पानी की किल्लत से वो परेशान हैं। आदिवासी समाज को अपने आरक्षण की फिक्र है और हर कोई बस एक महफूज और साफ सुथरा शासन चाहता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये कुकरनाग के हर घर से उठ रही एक आवाज है, एक पूरी पीढ़ी की आवाज जो कह रही है, हमें वादे नहीं, नौकरियां चाहिए। ये आंकड़ों के पीछे छिपा हुआ इंसानी दर्द है। और ये दूसरी आवाज, ये रोज की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमें ऐसी सड़कें चाहिए जो एक बरसात तो झेल लें। जब बुनियादी सुविधाएं ही कमजोर हों तो तरक्की की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? एक अच्छी सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो उम्मीद होती है। इन्हीं आवाजों को सुनकर जीत का रास्ता खुलता है। तो अब देखते हैं उस एक्शन प्लान को जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को कागज से उतारकर जमीन पर हकीकत बनाएगा, वो भी एक तय टाइमलाइन के साथ। ये है 90 दिन का काउंटडाउन। D90, एक सम्मानित आदिवासी उम्मीदवार फाइनल करना और कैडर की ट्रेनिंग शुरू। D60, गांव-गांव में मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर नौजवानों से जुड़ाव। D30, डोर टू डोर कैंपेन और एक बड़ी रैली का आयोजन। D10, व्हाट्सएप और लोकल रेडियो पर एक डिजिटल हमला, जिसे कहते हैं डिजिटल ब्लिट्स। और D-Day, यानी पोलिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट और जमीन पर अपनी मौजूदगी पक्की करना। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। और जमीन पर काम करते हुए एक और बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है लोगों की निजता और सहमति का सम्मान। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी पर जोर देते हैं। जब हम किसी से उनका समर्थन मांगते हैं तो हम सिर्फ उनका वोट नहीं, उनका भरोसा मांग रहे होते हैं। और भरोसा तभी बनता है जब उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और सहमति का पूरा सम्मान किया जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा कि असल मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना है या एक ऐसे हलके की बुनियाद रखना है जो तरक्की, भरोसे और सम्मान पर खड़ा हो। क्योंकि असली जीत वो नतीजों के नंबरों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में आए बदलाव में होती है। यही सियासत से ऊपर उठकर असली मकसद होना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।